सबसे पहले तो मैं मार्केट में आना ही नहीं चाहता कि प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, कि कब प्राइस ऊपर जाता है, कब प्राइस नीचे आता है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, न्यूज़ क्या होती है। पहले मेरे को ये नहीं पता था कि प्राइस एक्शन होता क्या है। माइनस करते करते एक लेवल आया जिसका नाम था 0.2%। आप मार्केट में इस तरह से नहीं जा सकते कि यार मैं इस पॉइंट के ऊपर बाय कर लूंगा, ये पॉइंट कुछ भी नहीं है। कमोडिटीज ने मेरे को बहुत फैंसी किया था उस टाइम के ऊपर, तो उसके बाद मैंने कमोडिटी बिल्कुल बंद कर दी। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए वहाँ पे 5 टाइम्स का लेवरेज बहुत इजीली आपको मिल जाता है। जो टीवी पे एनालिस्ट बैठे हैं वो भी गलत होते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम लोग आज एक बात करने वाले हैं एक यंग ट्रेडर से। 24 साल की इनकी उम्र है और 8 साल से ये ट्रेडिंग कर, मतलब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र से इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी। और खास तौर से ये उन लोगों के लिए ये एपिसोड, ये वीडियो देखने के लिए मैं कहूंगा जो यंग है और ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि इसको वीडियो को देखने के बाद आपको माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। और खास तौर से अब ये एक्सपीरियंस्ड है, 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लगातार। तो कैसे इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, क्या इनके तब गोल और ऑब्जेक्टिव थे, और अब इसको कैसे वो आगे लेके जा रहे हैं। वेलकम हर्षित अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सवाल मेरा वही होगा जो मैंने अभी लोगों को बताया कि मतलब 8 साल 24 साल ट्रेडिंग कैसे शुरू किया आपने, और कैसे आपको लगा कि मुझे ये करना है। सबसे पहले तो मैं मार्केट में आना ही नहीं चाहता। अच्छा। तो बेसिकली फ्रेंड्स में होता था ना कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जाना है। ये क्रेज़ बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, 2015-16 की बात है। तो फ्रेंड्स में रहता था कि यार मैं स्टॉक मार्केट करूँगा आगे जाके, तो बहुत फैंसी सा वर्ड लगता था उस टाइम पे। तो स्कूल के टाइम पे एक कॉम्पिटिशन आया था। हम्म। सो कॉम्पिटिशन में कोई जाने को तैयार नहीं था स्टॉक मार्केट के लिए। तो टीचर ने मेरे को बोला कि हर्षित तुम्हें जाना पड़ेगा। हम्म। तो बेसिकली वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बेसिकली मैं कंपटीशन में गया। सो सबसे पहले मैं कंपटीशन में गया था, मैं आपको स्कूल का नाम रिवील नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। बट मैं कंपटीशन में गया, वहाँ पे मेरी पोजीशन लास्ट आई थी। सो उसके बाद कंपटीशन में था क्या, क्विज था, क्या था, क्या था? बेसिकली ट्रेडिंग कंपटीशन था, आपको प्राइजेस का पता लगाना था कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा। हम्म। सो उसके बाद जब 2016 के अंदर, 2015 के अंदर, तो एक और कंपटीशन आया। उससे पहले मैं कंपटीशन में लास्ट आ चुका था, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था। तो तब मैं जब मैं कंपटीशन में दोबारा से गया, तो थोड़ा बहुत मैं सीख के गया था कि प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, कि कब प्राइस ऊपर जाता है, कब प्राइस नीचे आता है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, न्यूज़ क्या होती है, मार्केट में न्यूज़ कैसे काम करती है, र्यूमर्स कैसे काम करते हैं। सो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, तो आपको सुन के हैरानी होगी, आई वाज फर्स्ट वहाँ पे। हम्म। सो बेसिकली शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर हम लोग गए थे स्कूल से। तो वहाँ पे अमंग 144 स्कूल्स हम लोग फर्स्ट आए थे वहाँ पे। सो दैट वाज़ द कॉन्फिडेंस बूस्टर उस टाइम पे, जिस वजह से मैं मार्केट के अंदर मैंने पहला कदम रखा था वहाँ कौन पे। सी क्लास में थे आप? जब मैं 12th क्लास में था, और मैं 12th। डेट आपको बता दूँ, उस दिन 6 नवंबर का दिन था 2015। तो 12th में आप थे, और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, तो करेक्ट। आपने फिर उसके बाद ट्रेडिंग का करियर शुरू किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली पहले मेरे को ये नहीं पता था कि प्राइस एक्शन होता क्या है। हम्म। सो बेसिकली आई वाज फोकसिंग ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा कि मैथमेटिकली हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। सो मैंने कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उसके बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजीज डेवलप करना स्टार्ट करी। सो पहले से ही ना, मैं एक वर्ड है स्ट्रैटेजी, इससे मैं बहुत फैंसिड हूँ। सो मेरे को स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। बेसिकली आई एम ऑल्सो मैकेनिकल ट्रेडर। सो मेरे को मेरे सेटअप्स चाहिए, मेरे को एक मेरा मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए, मेरा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट चाहिए, और मेरा एक परफेक्ट टारगेट चाहिए। सो इसी के बेसिस पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना, डेवलप करना स्टार्ट किया। सो बेसिकली जब मैंने पहली स्ट्रैटेजी डेवलप करी अपनी, उसको बेसिकली मैंने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर डेवलप किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जैसे आपने बोला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसका क्या लेगेसी है, क्या हिस्ट्री, मतलब ये कहाँ से कुछ तो ओरिजिन हो गई। डेफिनेटली। जी। सो बेसिकली आपने फिबोनाची के बारे में सुना ही होगा, हम्म। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में, फिबोनाची गोल्डन लेवल्स के बारे में। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि करेक्ट। मुझे सो लोगों को, हाँ। जैसे कि आपने लेवल्स सुने होंगे, आपके 61 का एक लेवल है, 78 का एक लेवल है, 23 का एक लेवल है। सो मैंने क्या किया, आप अगर लेवल्स को देखेंगे ना, तो वो 61 आता है, 78 आता है उसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। 78 में से मैंने माइनस किया 61। फिर मेरे पास एक नंबर आया, मैंने उसको अगले फिबोनाची लेवल में से माइनस किया। तो इस तरह से मेरे पास माइनस करते करते एक लेवल आया जिसका नाम था 0.2%। सो उस 0.2% के ऊपर मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ओके। डिफाइन किया। सो अब ये मैंने कैसे डिफाइन किया, अब मैं बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग से फैंसिड हूँ। सो मैं क्या करता था, मेरे को सिर्फ इंट्राडे ही करना है, और मैं सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम का चार्ट देखता था, जो कि था 15 मिनट का चार्ट। सो अब मैंने क्या देखा, 15 मिनट के दिन, अगर 15 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूँ, उसमें पहली कैंडल अगर गैप अप होती है,
सो मैंने क्या किया, अगर पहली कैंडल गैप अप होकर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं उसके लो में ना 0.2% प्लस कर दूंगा, और जो भी आपका आंसर आएगा ना वो मेरा टारगेट होगा। अब लेट से अगर एक कैंडल बनी आज के टर्म्स में, अगर मैं लूँ निफ्टी में, अगर गैप अप देखने को मिला, पहली कैंडल बनी और वो ग्रीन बनी, और उसका जो लो था वो था 25,000, तो 25,000 का मैंने 0.2% ले लिया, सो दैट इज अराउंड 50। सो 25,050 इज माई टारगेट, और लेट से वो कैंडल क्लोज हुई 25,100 के ऊपर। सो व्हाट आई विल डू, मैं वहाँ पे शॉर्ट करने को देखता था और मेरा टारगेट होता था 25,050। इससे इनिशियली मैंने काफ़ी अच्छा अर्न किया, बट बाद में इसने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, बिकॉज मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। मैंने इस चीज़ को समझा कि ये स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद क्यों किया। बेसिकली मार्केट में लोग आना स्टार्ट हुए, तो ये स्ट्रैटेजी ने धीरे धीरे काम करना फेड कर दिया उस टाइम के ऊपर। लेकिन एक बात आपने अच्छी कही कि आप काफ़ी दिनों तक, महीनों तक इस स्ट्रैटेजी को अपनाते रहे, और फिर आपको जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब ये काम नहीं कर रही है, और उसकी वजह ये है। आजकल क्या होता है ना कि लोग कोई एक स्ट्रैटेजी लेते हैं, कोई एक कोर्स खरीदते हैं या कहीं पे क्लासेस लेते हैं, वो शुरू करते हैं ट्रेडिंग, और उनका जब इनिशियली, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, उनकी वजह से या उनकी नॉलेज की वजह से वो लॉस कर रहे हैं, वो कहते हैं स्ट्रैटेजी बेकार है। अब मैं यही बात आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एज अ न्यू ट्रेडर अगर किसी से कुछ सीख रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको कितने दिन तक उस स्ट्रैटेजी से बने रहना चाहिए, और कब आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है या मैं गलती कर रहा हूँ? चलिए, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले लाइन बोलूँगा जो कि सबको पता होनी चाहिए। चाहे मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ हो या फिर इंडिकेटर्स हो, वो काम नहीं करते। आपको उनसे काम करवाना पड़ता है। बिल्कुल। सो बेसिकली यहाँ पे आपका मोटिव क्या होना चाहिए? थरो बैक टेस्टिंग। आपको पहले बैक टेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी फ्रंट टेस्टिंग के ऊपर आइए। वहाँ से आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में ही काम नहीं कर रही, तो उसकी फ्रंट टेस्टिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। बट हाँ, बैक टेस्टिंग जब हम लोग करने जाएँगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा, यार ये स्ट्रैटेजी एक बार में काम कर गई है मेरे लिए, ये तो पक्का चलेगी ही चलेगी। बट ऐसा मार्केट में जब हम फ्रंट टेस्टिंग पे आते हैं तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आके कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है आपका। सो बेसिकली इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, पहले आप बैक टेस्टिंग करो, एक सेटअप डेवलप करो अपने लिए। ये अपने लिए डिसाइड करो कि आप एक मैकेनिकल ट्रेडर हो या फिर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो। आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर टारगेट चाहिए। आप मार्केट में इस तरह से नहीं जा सकते कि यार मैं इस पॉइंट के ऊपर बाय कर लूँगा, ये पॉइंट कुछ भी नहीं है। आपके लिए वो बैक टेस्टिंग करने के बाद एक प्रॉपर पॉइंट निकल के आना चाहिए, ये मेरा बाइंग पॉइंट है, ये मेरा सेलिंग पॉइंट है। सो इस तरह से पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर उसको फ्रंट टेस्टिंग करके अपनी लाइव ट्रेडिंग के अंदर लगाइए। ठीक है, बैक टेस्टिंग ज़रूरी है कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए। डेफिनिटली। आगे बढ़ते हैं। जब आपने अपनी जर्नी शुरू की तो उसमें आप कॉलेज में ही की होगी मेरे ख्याल से, जब आप कर रहे थे। मैं तो आपको बता दूँ, मैं जी। कॉलेज कभी गया नहीं। अच्छा, मेरे वेरी पास नाइस। पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। अच्छा, सो मैंने सीधा अपने वर्क पे स्टार्ट किया था। 12th के बाद सीधा आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी? नहीं, 12th के बाद मैंने डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी, जी। उसके बाद मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। बेसिकली मैं चेस खेलता था। अच्छा। सो आई एम दिल्ली स्टेट लेवल चेस प्लेयर। हुँ। सो मैंने चेस से मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट किया, वो पैसा मैं मार्केट में डालता था। अच्छा। और शुरुआत में जब आप करते थे तो ऑब्वियसली जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कोई ना कोई झटका तो आपको लगा होगा। डेफिनिटली। कुछ अगर कोई किस्सा आपके पास हो? कमोडिटीज़ ने मेरे को बहुत फैंसी किया था उस टाइम के ऊपर, तो मैंने 2017-18 की बात कर रहे हैं आप? 2017-18 की बात है। तो मैंने गोल्ड में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम ना मेरे लिए ₹1000 भी बहुत बड़े होते थे, क्योंकि मैं चेस से पैसा कमा रहा हूँ, वहाँ पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सो उस पैसे को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, उससे घर भी चलाना है, बिकॉज़ फैमिली में इतने फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उस टाइम पे। तो उस चीज़ को लेके मैंने वहाँ से पैसा डालना स्टार्ट किया, और मेरे को एक लॉस लग गया था 20-21 हज़ार रुपए का गोल्ड के अंदर। तो उसके बाद मैंने कमोडिटी बिल्कुल बंद कर दी है। 2018 की बात है। उसके बाद मैंने कमोडिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। कमोडिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर आपका ये ट्रांज़िशन कैसे हुआ? कमोडिटी से करेक्ट। सो बेसिकली उसके बाद मेरे को लगा था स्टॉक्स में क्या होता है, आप इंट्राडे बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक लेवरेज वर्ड आपने सुना हो, आपको हुँ। लेवरेज मिलता है मार्केट के अंदर इंट्राडे करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था उससे। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेड करने के लिए वहाँ पे 5 टाइम्स का लेवरेज बहुत ईज़िली आपको मिल जाता है। सो उसी लेवरेज के चक्कर में मैंने वहाँ पे ट्रेड करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना मैंने दोबारा स्टार्ट किया उसके बाद। और क्या माइंडसेट रहा होगा? मतलब एक बार आप एक जगह लॉस कर चुके हैं, ऑब्वियसली कहीं ना बैक ऑफ द माइंड आपका रहता है, और आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसी वजह से शायद आप कॉलेज में नहीं जा सकते थे। करेक्ट। तो माइंडसेट क्या था आपका जब आप कर रहे थे, और खास तौर से इनिशियली जब आपने शुरुआत की? लेवरेज आपको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे आज के टाइम में हर कोई ऑप्शन बाइंग क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि कम कैपिटल में वो कमा सकता है कुछ।
और डेफिनिटली। लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, लेकिन उनकी सोच यही होती है। तो मैं माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। सो बेसिकली देखो, जो नए ट्रेडर्स भी आ रहे हैं ना, मेरा माइंडसेट क्या हुआ हुआ करता था उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ, सो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपका। जब तक आपके पास वो सेटअप नहीं बनेगा ना, आप मार्केट में जंप नहीं करोगे। आपको अपने माइंड को ये चीज़ समझानी पड़ेगी। तो इमोशंस भी होते हैं, यार आज इसने बोल दिया मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय करने को देख लूँ वहाँ पे, या आज मार्केट नीचे जाएगा मैं वहाँ पे पुट खरीदने को देख लूँ। कई लोग ऐसे होते हैं। बट आपको क्या होना चाहिए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जो टीवी पे एनालिस्ट बैठे हैं वो भी गलत होते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए कि हम अपने लिए कुछ ऐसे सेटअप्स को डिफाइन करें पहले, जिससे पहले हम लोग मार्केट में नहीं कूदेंगे बिल्कुल भी। लेकिन आप ये जो बता रहे हैं ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें समय लगेगा, और समय देखिए आजकल अगर लोगों के पास होता तो शायद हो सकता है कि मार्केट में इतने ट्रेडर लॉस नहीं कर रहे होते। सुनने में अच्छा लगता है कि सेटअप बनाइए, ये करिए, वो करिए। सेटअप बनाने में समय लगता है, समझने में समय लगता है। तो इस दौरान आप अगर लर्निंग की मैं बात करूँ, तो लर्निंग के हिसाब से क्या बेसिक मिनिमम वो चीज़ें कर सकते हैं? और अगर मैंने आज सोचा है कि मैं मार्केट में आना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग में आना चाहता हूँ, तो सीक्वेंशियली अगर आप बताएँ, कैसे उस ट्रेडर को चलना चाहिए? चलिए, सो बेसिकली अगर आपको सीखना है तो मैं ये बोलूँगा, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। चाहे बुक्स हो गई, चाहे आपको कोई यूट्यूब के ऊपर सिखा रहा है, वो आपको एक हद तक तो ला सकता है, बट आपको वो प्रोफेशनल नहीं बना सकता, या फिर वो आपको एक ऐसी जगह पे नहीं लेके जा सकता जहाँ से आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। हुँ, सो बेसिकली अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना एंड गोल है सबका, सो प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको खुद से ही सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आप चीज़ें सीखते हो, मेक श्योर कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, आप उस चीज़ को नोट करो। लेट्स से अगर मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहा हूँ, मैं एक हैमर को एनालाइज़ कर रहा हूँ, हुँ, तो हैमर के चलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं हैमर को आरएसआई से भी कंबाइन कर सकता हूँ, मैं हैमर को प्रॉपर प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकता हूँ। बट आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि आप इंडिकेटर से कंफर्टेबल हो रहे हैं किसी चीज के साथ, या फिर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन में कंफर्टेबल हो रहे हैं। अब एक बार आप कंफर्टेबल हो गए तो आप उसके रूल्स डिफाइन कीजिए, आप उसको लिखिए पहले कि मेरे ये वाला हैमर इस वजह से चला था। लेट से एक हैमर के चलने की 5-6 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। एक्सप्लेन करिए थोड़ा-सा इसको डिफाइन मतलब कि कैसे कोई समझे? जैसे आपने बताया 5-6 हो सकते हैं। एक कोई अगर हम सेट एग्जांपल लेके चलें उसमें। चलिए, लेट्स से एक हैमर बना है। मैंने उसको बोला हैमर के पीछे एक रेड कैंडल ज़रूर होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? हुँ, आपने सुना होगा हैमर बनना चाहिए एक डाउन ट्रेंड के अंदर। हुँ, तो जो पीछे वाली रेड कैंडल है वो कहीं न कहीं प्राइस नीचे आया है, उसको एक डाउन ट्रेंड को चाहे किसी भी पॉइंट से रिप्रेज़ेंट तो कर रही है वो कैंडल। सो एक हैमर के पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए, आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ उस हैमर का लो ना ब्रेक हो। उस हैमर के लो ब्रेक होने से पहले जो उस हैमर से पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, अगर प्राइस उसके हाई के ऊपर निकल जाए तो यहाँ से हैमर के चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके साथ-साथ आप इसमें कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर हुँ। सकते हो, जैसे कि आरएसआई। अगर हैमर बना है आपका एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट ज़ोन के ऊपर या फिर ओवरसोल्ड ज़ोन के ऊपर, तो अगर लेट्स से आरएसआई 30 से नीचे है, वहाँ पे आपका एक हैमर बनता हुआ दिखा है और उसके साथ-साथ जो मैंने आपको कंडीशंस बताई ये भी सैटिस्फाई होती हैं। सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आजकल लर्निंग का जो मेजर माध्यम 2-3 ही हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक्सेसिबल, फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया और ख़ास तौर से यूट्यूब है, जिस पे बहुत सारे क्रिएटर अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। इन एंड अराउंड कि हाउ टू ट्रेड कैसे करें, क्या चीज़ें ध्यान रखें। आपने कंज़्यूम किया होगा इस तरह का कंटेंट, कंज़्यूम इन द सेंस कि आपने देखा ज़रूर होगा। तो उस कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगता है? क्या उसमें कमियाँ हैं या क्या उसमें अच्छी चीज़ है? क्योंकि एक तो ईज़ी एक्सेस है सबके लिए, यूनिवर्सल एक्सेस है, और साथ में आपने भी अपनी कंटेंट जर्नी अभी शुरू की है। डेफ़िनिटली। तो कैसे उसको अलग किया आपने उससे? सो बेसिकली जितना भी मैं पहले यूट्यूब के ऊपर देखता था तो लोग क्या बताते थे, बेसिक चीज़ें बहुत बताते थे। जैसे कि आपने एमएसीडी एक इंडिकेटर सुना होगा कि एमएसीडी में क्रॉसओवर आया, आप लोग बाय कर लो। बट वो चीज़ मार्केट में कभी काम ही नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल वर्ड बोलूँ, टेक्निकल एनालिसिस कभी काम ही नहीं करता। आपको उससे काम करवाना पड़ेगा, उससे आपको काम लेना पड़ेगा। सो बेसिकली अब जो मेरी जर्नी है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं अलग क्या दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करते हैं, और इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि मार्केट ने देखी ना हो। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं आरएसआई के ऊपर,
आरएसआई के लिए लोग जाते हैं 30-70 ट्रेड करने के लिए, बट आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड का इंडिकेटर है ही नहीं। वहां पे आपको क्या करना होगा, बेसिकली आप वहां पे मोमेंटम कैच करने के लिए जा सकते हो, साथ ही साथ आरएसआई के थ्रू आप डिमांड सप्लाई को ट्रेड करने के लिए भी देख सकते हो। इसके साथ साथ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ आरएसआई को, बेसिकली मैं ट्रेंड मार्क करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करता हूँ आरएसआई को। हाई राइज हायर लोज आपने सुना हो, सो उस ट्रेंड को मार्क करने में आरएसआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स जिसका आप यूज कर सकते हैं। सो अपने चैनल के ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज के कुछ ऐसे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं हमारे चैनल के ऊपर जो कि आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज उसको मैंने खुद की साइकोलॉजी से मैंने उसको डेवलप किया है। मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं जब चार्ट पे बैठता हूँ कि इस चार्ट पे मैं ऐसा क्या फाइंड कर सकता हूँ जिससे मेरे एक ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। सो मेरा मोटिव सिंपल सा रहता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ चार्ट के ऊपर फाइंड कर रहा हूँ, उसमें मैं इतना घुस जाऊँ, उसमें इतना हार्डवर्क करना है, उसकी इतनी बैक टेस्टिंग करनी है कि जब मैं उस पर ट्रेड लेने के लिए बैठूँ तो कुछ नई चीज़ निकल के सामने आए और मेरे ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाए वहाँ पे। सो मेरा सिंपल सा मोटिव ये रहता है जब मैं टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो हर्षित, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो नया ट्रेडर अगर आ रहा है इस मार्केट में, वो आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें जो ट्रेडर आ रहा है उसमें से बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं, 10 में से 9 फेल होते हैं। सेबी की रिपोर्ट है अपनी इंटरनल जो उन लोगों ने कराई है। डेफिनेटली। तो लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी वो चीज है जो कि शायद आपने भी शुरुआत में या अभी भी आप ध्यान में रखते हैं? तो एक नए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से जो कि ऑप्शन में जा रहा है, खासतौर से बाइंग में जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? चलिए, ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो, ऑप्शन बाइंग इज ओनली फॉर इंट्राडे। अगर आपकी पोजीशन, अगर आपका मोटिव है कि आप इंट्राडे से बाहर जाना चाहते हो अपनी पोजीशन को लेके, ऑलवेज गो विद हेज, बिकॉज हमें नहीं पता ओवरनाइट क्या हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मोमेंटम आपके साथ हो। मोमेंटम अगर आपके साथ नहीं होगा तो वहां पे आपका थीटा डिके कर जाएगा, वहां पे आपको वैसे ही लॉसेस लग जाएंगे। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मोमेंटम का साथ चाहिए आपको। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, गो फॉर इंट्राडे। अगर आपको स्विंग के लिए जाना है या फिर पोजिशनल ट्रेड्स के लिए जाना है तो वहां पे आपको हेज के साथ ही जाना पड़ेगा। हेज अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। चलिए, हेज का मतलब क्या होता है, लेट से आपने एक साइड से ऑप्शन को बाय किया, हम्म। बट दूसरी साइड से आप एक ऑप्शन को सेल करने के लिए देखेंगे ताकि आपका आपका वहां पे लॉस लिमिटेड हो जाए। और किसी किसी केस में प्रॉफिट्स भी लिमिटेड होते हैं और किसी किसी केस में प्रॉफिट्स भी अनलिमिटेड भी होते हैं। अगर आप फ्यूचर्स के साथ हेज करने जाओगे तो वहां पे आपके प्रॉफिट्स अनलिमिटेड होंगे, बट वहां पे आपके लॉसेस लिमिटेड होंगे। बट कई लोगों के लिए फ्यूचर्स आर नॉट फीजिबल, सो बेटर ये रहता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो प्रॉपर हेज बनाइए, जैसे कि डेबिट स्प्रेड्स हो गए, क्रेडिट स्प्रेड्स हो गए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग के अंदर और आपका पैसा बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस नहीं होगा। बड़ा लॉस नहीं होगा आपको। जी। एटलीस्ट अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो तो आपकी पोजीशन इज सिक्योर्ड। अगर आप विदाउट हेज लेके जाओगे तो आपको पता है ये जीरो भी हो सकता है ऑप्शन मेरा, बट अगर आप हेज के साथ जाओगे तो आपको लॉस का पता है, इतना ही लॉस है यार मेरा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। और जो भी लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, मैंने 99% ऑप्शन ट्रेडर्स में एक चीज़ देखी है जो कि मैं फॉलो नहीं करता। वो एक ऐसी चीज़ है, ऑप्शंस को ना लोग स्पॉट के बेसिस पे बहुत फॉलो करते हैं, जो कि ऐसा इंडियन मार्केट में है ही नहीं। आप लोग ऑप्शंस को फ्यूचर के चार्ट पे फॉलो करना स्टार्ट करो, फ्यूचर के चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करना स्टार्ट करो, वहां से आपको डेफिनेटली 50% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे एक्सप्लेन करिए इसको? देखिए, इंडियन मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस के प्राइसिंग है वो फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। ऑप्शंस का जो अंडरलाइंग है दैट इज फ्यूचर्स, नॉट दी स्पॉट। हम्म। सो बेसिकली अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हाँ। लेट से निफ्टी चल रहा है 25,000 25,049 के ऊपर, तो उसका एट दी मनी कितना आया, 25,050। तो लोग क्या करेंगे, एट दी मनी कॉल या पुट बाय करने को देखेंगे वहां पे, तो वो 25,050 को बाय करने के लिए देखेंगे। बट लेट से फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 25,101, तो वहां पे आपका एट दी मनी कितना हो गया, 25,100। तो जो आपको करेक्ट एट दी मनी के लिए, एट दी मनी के साथ जाना है वो है 25,100, ना कि 25,050। तो इसी चक्कर में आपने सुना होगा कई सारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं या फिर कई सारे ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं लॉसेस लगते हैं। तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू हर्षित, आप यहाँ पे आए और बहुत सारी आपने बातें की। इतना इन्फॉर्मेटिव था ये पूरा का पूरा एपिसोड। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।